नमस्कार विद्यार्थियों। अपन चर्चा कर रहे हैं स्विट्जरलैंड के संविधान की। इससे पहले अपन अध्ययन कर चुके हैं स्विट्जरलैंड के संविधान का विकास कैसे हुआ और वर्तमान जो संविधान है वो 1998 का संविधान है। अब चर्चा करते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। स्विट्जरलैंड विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है और उसका संविधान निश्चित रूप से बहुत अधिक मौलिक तथा विलक्षण है। संविधान की इन विशेषताओं ने ही इन छोटे से देश की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बना दिया और समस्त विश्व में राजनीतिक अध्ययन की प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति इसका अध्ययन बहुत गंभीरता के साथ करते हैं। स्विस संविधान की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है: निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान। यानी यहाँ ब्रिटिश के संविधान की तरह विकसित नहीं है, भारतीय अमेरिका के संविधान की तरह लिखित और निर्मित संविधान है। स्विट्जरलैंड का संविधान भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधानों की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। 1848 में निर्मित संविधान जो स्विट्जरलैंड में 1998 तक लागू था, एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान था। अब 1998 में निर्मित तथा 1999 में लागू किया गया संविधान है भी एक निर्मित, लिखित तथा व्यापक संविधान है। 1998 में निर्मित संविधान तो पूर्व के संविधान की तुलना में भी अधिक व्यापक है। 1848 में निर्मित और 1874 ईस्वी में पूर्ण संशोधित संविधान में 123 धाराएं और 3 अध्याय थे और वर्तमान संविधान में 195 धाराएं और 4 अध्याय है, यानी पहले वाले संविधान से भी ज़्यादा विस्तृत है। सभी संविधान के इस अपेक्षाकृत बड़े आकार के होने के दो मुख्य कारण हैं। इनमें से ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया जिसका वास्तव में कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए मछली मारने, शिकार खेलने, जुआ खेलने आदि विषय। इसी प्रकार संघीय सरकार के अधिकारों तथा संघीय व कैंटनों की सरकारों के बीच विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के विभाजन का वर्णन अत्यंत विस्तार से किया गया है, तो इस कारण इनका संविधान विस्तृत हो गया। दूसरा है कठोर संविधान, यानी संविधान कठोर या लचीला इसका आधार होता है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के आधार पर। तो स्विट्जरलैंड का संविधान कठोर संविधान, यानी उस संविधान में जो कोई परिवर्तन करना होता है तो वो विशेष विधि, विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, साधारण बहुमत से नहीं। संविधान एक कठोर संविधान अर्थात उसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से बिना एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना आवश्यक भी था। व्यवहार के अंतर्गत यद्यपि संशोधन की प्रक्रिया भारत की व्यवस्था से अधिक जटिल है, परंतु अमेरिका की तुलना में निश्चित रूप से कम कठोर है, यानी अमेरिका का संविधान ज़्यादा कठोर है बजाय स्विट्जरलैंड के। प्राचीनतम गणराज्य। स्विट्जरलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना 1870 तक सान मेरिनो तथा हंसाटाउन जैसे दो कम महत्वपूर्ण राज्यों के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड ही यूरोप का एकमात्र गणराज्य था। यूरोप और एशिया में प्राय सभी देशों में जब स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था उस समय भी स्विट्जरलैंड के समस्त कैंटनों में लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित था, यानी प्राचीन गणराज्यों में यानी लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में गिना जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन। स्विस संविधान के द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में अपनाया गया। वर्तमान समय में विश्व के अन्य राज्यों में जब प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अव्यावहारिक मानकर छोड़ दिया गया है, अधिकांश लगभग सारे विश्व के देशों में जो लोकतंत्रीय व्यवस्था अपनाएगी वो प्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, यानी जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करती है। लेकिन स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था विद्यमान है और इन कैंटनों में मतदाताओं के सभाओं लैंडजिमाइंड्स द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है, यानी जनता स्वयं कानूनों का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड के संघीय स्तर और कैंटनों के स्तर पर लोक निर्णय और आरंभिक की प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक पद्धतियों को सफलता के साथ अपनाया गया है, यानी ऐसे तरीके अपनाए गए जिससे जनता की शासन सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कानून निर्माण में भूमिका होती है। तो इस प्रकार वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ अंश विद्यमान है। संघात्मक शासन व्यवस्था। यद्यपि संविधान में स्विट्जरलैंड को एक राज्य मंडल यानी कन्फेडरेशन कहा गया है, किंतु वास्तव में स्विट्जरलैंड एक राज्य मंडल न होकर संघ राज्य यानी फेडरेशन ही है। स्विस संविधान में संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षण जैसे लिखित और कठोर संविधान। संघात्मक शासन व्यवस्था का तात्पर्य क्या है इसके बारे में बता देता हूँ संक्षेप में, यानी शासन सत्ता का विभाजन। केंद्र सरकार के पास अलग शक्तियाँ और उनकी इकाइयों के पास है अलग शक्तियाँ जो संविधान से मिलती है। तो स्विट्जरलैंड में भी यही व्यवस्था है। वहाँ लिखित और कठोर संविधान है। संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों की शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। संघीय न्यायपालिका, राज्योों के नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। सभी संघ में 20 पूर्ण कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन है। इस प्रकार 23 कैंटन या राज्य पूर्ण हो गए। पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में दो बातों की दृष्टि से भेद है, जहाँ
पूर्ण कैंटन को संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार व अर्ध कैंटन को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। और दूसरा भेद है संवैधानिक संशोधन के समय जहाँ पूर्ण कैंटन का 1 मत गिना जाता है वहाँ अर्ध कैंटन का आधा मत गिना जाता है। यानी संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो उन कैंटनों की भी भूमिका होती है, लेकिन पूर्ण कैंटन को 1 मत माना जाता है और अर्ध कैंटन का आधा मत ही गिना जाता है। इसके अलावा उदारवादी दर्शन पर आधारित स्विट्जरलैंड का संविधान है और संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में समन्वय किया गया है। जैसा कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन स्विट्जरलैंड में इन दोनों शासन व्यवस्थाओं के अंशों को मिलाकर एक नया रूप दिया गया है। बहुल कार्यपालिका, जैसा कि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि वहाँ कार्यपालिका एकल यानी एक मुखिया न होकर 7 व्यक्तियों की एक संघीय परिषद होती है, वो मिलकर शासन सत्ता करते हैं। इसके अलावा औपचारिक अधिकार पत्र तथा अत्यधिक व्यापक रूप से मूल अधिकारों का भी संविधान में उल्लेख किया गया है। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को पूर्व के संविधान जो 1848 के संविधान में भी मूल अधिकार प्राप्त थे, किंतु 1848 के संविधान में औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था। लेकिन 1999 में जो वर्तमान संविधान लागू हुआ उनमें न केवल एक अधिकार पत्र है, वरन इस अधिकार पत्र में पहले की तुलना में और अधिक विश्व और अन्य किसी भी संविधान की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप से मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। जैसा कि भारत में भी मूल अधिकार दिए गए, लेकिन यहाँ ये बताया गया है कि वहाँ विश्व के अन्य देशों की तुलना में नागरिकों को ज़्यादा मूल अधिकार दिए गए। संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है? मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा तथा रक्षा की जाएगी। ये मूल अधिकारों का उद्देश्य है तथा व्यवहार में नागरिकों को वे सभी अधिकार नागरिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक दिए जाएंगे जो व्यक्ति के लिए गौरव गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक समझे जा सकते हैं। तो इस प्रकार जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। एक नागरिक का गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं स्विट्जरलैंड के संविधान में। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों की वास्तविक रूप से प्राप्ति के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई है तथा अनुच्छेद 36 में मूल अधिकारों की सीमाएं यानी कुछ सीमाएं प्रतिबंध भी है। संविधान में ही मूल अधिकारों की सीमाएं इस उद्देश्य से निर्धारित की गई है कि मूल अधिकार शासन को मनमाने हस्तक्षेप से मुक्त करे तथा मुकदमेबाजी की स्थिति कम से कम करे। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य। संयुक्त संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों सर्वाधिक प्रमुख रूप से अनुच्छेद 15 में धर्मनिरपेक्षता का यह स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो गया है। अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं और जो राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन करने का अधिकार होता है और राज्य का उस पर किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात या दबाव नहीं होता। स्विट्जरलैंड के संविधान में भी इस प्रकार की व्यवस्था है, यानी वहाँ के नागरिकों पर किसी प्रकार का धर्म थोपा नहीं गया है और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। अगला संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है जो विधायिका या कार्यपालिका जो कार्य कर रही है या कानून बना रही है विधायिका, तो वो संविधान के अनुसार होने चाहिए और अगर वो विपरीत है तो न्यायपालिका को उनको निरस्त करने का अधिकार होता है, जैसे कि अमेरिका में है, भारत में भी है, लेकिन यहाँ स्विट्जरलैंड में इस प्रकार का पुनर्विलोकन का अभाव बताया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था में सामान्यतः ऐसा समझा था कि संघीय कार्यपालिका को भी संविधान की व्याख्या करने और रक्षा करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि संघीय न्यायपालिका संघीय है और इकाइयों की व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता जांच करे और यदि वह इन अधिकार संविधान के प्रतिकूल समझती है तो अवैध घोषित कर दे। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहा गया है। लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार आंशिक रूप से ही प्राप्त है। यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय जिसे 1998 में निर्मित संविधान के अंतर्गत संघीय सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया, कैंटनों के कानूनों तथा प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकता है, परंतु संघीय कानूनों और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में ऐसा अधिकार नहीं है। यानी वहाँ की केंद्र सरकार जो कानून बनाती है उस पर किसी प्रकार की समीक्षा का अधिकार उसे नहीं है। अगला है बहुभाषी राज्य, यानी भारत की तरह स्विट्जरलैंड भी बहुभाषी राज्य है, यानी विविध भाषा वहाँ बोली जाती है। सामान्यतः विविध भाषाओं वाले देशों में किसी एक भाषा को राजभाषा का प्रदान किया जाता है और उसके पीछे ये भावना होती है कि किसी एक ही भाषा के कामकाज की भी भाषा के रूप में अपना राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को अधिक अच्छे रूप में
प्राप्त किया जा सकेगा। लेकिन स्विट्जरलैंड में भाषाई विविधता की समस्या को एक दूसरे प्रकार से हल किया गया है। स्विट्जरलैंड में 74% लोग जर्मन, 20% फ्रेंच और 5% इटालियन भाषा भाषी। इसके अतिरिक्त 1% व्यक्ति रोमांस नामक आदि भाषाओं का प्रयोग करते हैं। स्विट्जरलैंड में फ्रांस से समस्त राज्य कार्य जर्मन, फ्रेंच और इटालियन तीनों भाषाओं में होता है। यानी वहाँ तीन भाषाओं को, वहाँ के जो लोग भाषा बोलने वाले हैं, अलग जो मुख्य रूप से तीन भाषाएं, उन तीनों भाषाओं में ही राजकार्य होता है। 1928 में संवैधानिक संशोधन में रोमांस नामक अधिभाषा का भी राजभाषा मान लिया गया। 1998 में निर्मित संविधान में स्विट्जरलैंड के पहले से चली आ रही बहुभाषाई राज्य की स्थिति को बनाए रखा गया है, नहीं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड बहुभाषी राज्य है। भारत की तुलना में 1% जनसंख्या वाले इस राज्य द्वारा 4 भाषाओं को राजकार्यिक भाषा के रूप में अपनाना संविधान और शासन की विशेषता तो है ही, उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। प्रशासनिक कानून पर आधारित कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड की विधि के शासन की व्यवस्था को नहीं, वरन यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों की प्रशासनिक कानून की व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत जनसाधारण तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक न्यायालय होते हैं। डाइसी और अन्य ब्रिटिश लेखक प्रशासकीय कानून और न्याय व्यवस्था को नागरिक अधिकारों पर एक आघात समझते हैं, परंतु यदि न्यायाधीश निष्पक्ष हो तो इस प्रकार की न्याय व्यवस्था को दोष से मुक्त रखा जा सकता है। यानी वहाँ न्यायपालिका नौकरशाही यानी प्रशासन के लिए अलग न्यायपालिका है और सामान्य नागरिकों के लिए अलग है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि अगर न्यायपालिका अगर निष्पक्ष होगी तो निश्चित रूप से वो भेद मिट जाता है। अनेक बार तो प्रशासनिक कानून और न्यायालय की व्यवस्था नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की ओर अधिक अच्छे प्रकार से रक्षा कर सकती है। वस्तुतः स्विट्जरलैंड उदारवादी आदर्श और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक माना जाता है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।